रविंद्र सर, भारतीय संविधान इतिहास फैकल्टी। इस यूट्यूब चैनल पे आपका पुनः स्वागत करता हूं। भारतीय इतिहास में जो हम पढ़ने वाले हैं, नया जो टॉपिक है सिंधु सभ्यता पढ़ रहे हैं। सिंधु सभ्यता में हमने अनेक वीडियो के माध्यम से सबसे पहले सिंधु सभ्यता की एक वीडियो में परिचय बताया था, दूसरे में सिंधु सभ्यता के पाकिस्तान के नगर बताए थे जो क्रम से 3 वीडियो में चले। फिर आपके गुजरात के नगर अगली वीडियो में बताए थे, फिर एक वीडियो में कालीबंगा बताया था। ऐसे करके हमने सिंधु सभ्यता के महत्वपूर्ण जो नगर हैं उनके बारे में पढ़ा। अब लास्ट टॉपिक है सिंधु सभ्यता की विशेषताएं। क्योंकि राजस्थान के जितने भी सिलेबस जो हमारे एग्ज़ाम के होने वाले हैं, जिनके फॉर्म भर चुके हैं पटवार के या हाई कोर्ट के माध्यम से जो भी भर चुके हैं, राजस्थान पुलिस के, इनमें विशेषताएं एक टॉपिक दे रखा है प्राचीन भारत की विशेषताएं। तो ध्यान रखना, प्राचीन भारत की विशेषताओं में सिंधु सभ्यता की विशेषता में 100% एक प्रश्न पूछेगा, अर्थात सिंधु सभ्यता में से एक प्रश्न आना है। अब विशेषताओं के संदर्भ में अब तक मैंने सिंधु सभ्यता जितनी पढ़ाई थी उसको पूर्णतः विशेषताओं के संदर्भ में पढ़ना है। एक तरह का शॉर्ट में प्रस्तावना बना करके उसको पढ़ना है। तो आज हम सिंधु सभ्यता का अंतिम टॉपिक सिंधु सभ्यता की विशेषताएं पढ़ना है, ठीक है। तो पढ़ें। टॉपिक है सिंधु सभ्यता की विशेषताएं। लिखें सिंधु सभ्यता की विशेषताएं। सिंधु सभ्यता की विशेषताएं। प्यारे विद्यार्थियों, इस सिंधु सभ्यता में से प्रश्न काफ़ी आते हैं, बच्चे भ्रमित हो जाते हैं और कुछ गाइडों में इसके बारे में काफ़ी गलतियां लिखी हुई हैं। ऐसी बहुत ही कम ऐसी गाइड हैं जिसके बारे में पूर्णतः ये सिंधु सभ्यता सही दे रखी हो। 1-2 लाइन आपको गलत दे रखा है, इसलिए हम गलत पढ़ लेते हैं और वो हम क्वेश्चन गलत कर आते हैं। इसलिए ध्यान से इस टॉपिक को समझना है, ठीक है। अब सिंधु सभ्यता की विशेषताओं में हम विशेषतः पहला टॉपिक नगर नियोजन पढ़ना है। दूसरी विशेषता मोहर, जिसे सील या मुद्रा भी कहा जाता है। तीसरा मापतोल की इकाई पढ़ना है। चौथा सिंधु लिपि पढ़ना है। पांचवा टॉपिक इनका धार्मिक जीवन या सामाजिक जीवन इसी के तहत बता देना है। कोई अलग से पढ़ने की इतनी आवश्यकता नहीं, तो फिर कठिनाई स्तर हो जाता है, आपका सेकंड ग्रेड या फर्स्ट ग्रेड लेवल का हो जाता है। हमें केवल रेट लेवल या सेकंड ग्रेड तक लगभग छोटा सा चलना है। ये विशेषताएं और इसी के संदर्भ में आगे परिचित और अपरिचित, अधिकतर अपरिचित वस्तु के बारे में पूछा जाता है और एक आता है पूज्य वस्तुओं के बारे में, ठीक है। और इस लास्ट के जो 2 टॉपिक हैं परिचित अपरिचित और पूज्य, ये हम मोहरों के संदर्भ में पढ़ेंगे। तो ये मुख्यतः टॉपिक हैं, ये सिंधु सभ्यता के बारे में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक हम बात करते हैं, पहला इसका टॉपिक बात करते हैं नगर नियोजन, ठीक है। अब नगर नियोजन हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। अब नगर नियोजन को पढ़ने से पहले आपको एक डायग्राम बनाना है। तो आपको, हम जानते हैं जब मैंने सिंधु सभ्यता आपको शुरू से पढ़ा रहा हूँ तो मैंने आपको बताया था और आपको विशेषता याद रखना है कि सिंधु सभ्यता एक नगरीय अर्थात शहरी सभ्यता थी। और क्वेश्चन भी आता है भारत में या निम्न में से किस क्षेत्र में या निम्न में से किसे भारत की प्रथम नगरीकरण की क्रांति कहते हैं। तो सिंधु सभ्यता का उदय कहलाता है, क्योंकि सिंधु सभ्यता के जितने अब तक लगभग 1500 नगरों की खुदाई की चुकी है।
इन 1500 नगरों में से प्राय सभी नगरों का आकार आयताकार था। ठीक है, एक बात तो सिंधु सभ्यता के नगरों का आकार आयताकार था, एक विशेषता। ठीक है, तो ये आकार हो गया आयताकार। दूसरी बात, प्रत्येक नगर 2 टीलों में बटा हुआ था। एक टीला पश्चिम दिशा की ओर था, इसलिए इसे पश्चिमी टीला कहा गया। एक टीला पूर्वी दिशा की ओर था, जिसे पूर्वी टीला कहा गया। एक बात। दूसरी बात क्या थी कि प्राय मात्र लगभग 4 नगरों को छोड़ करके अधिकतर नगरों के पश्चिमी टीले के चारों ओर एक रक्षा प्राचीर थी, एक परकोटा था। परकोटा का मतलब चारों ओर से सुरक्षा, एक तरह का किला। तो इसके चारों ओर रक्षा प्राचीर थी। ठीक है, बनाते जाएं। रक्षा प्राचीर थे, जिसे इतिहासकारों ने परकोटा भी कहा है। ठीक है, एक बात। दूसरी बात, ये सामान्यतः थी। दूसरी एक विशेषता थी, प्राय जो पश्चिमी टीला था, जो प्राय इसकी अपेक्षा छोटा था, इस पर कुछ 4-5 मकान मिलते थे। एक बात। दूसरी बात, जो पूर्वी टीला था, इस पर अनेक संख्या में मकान अर्थात अनेक मकान थे। एक बात। ये सामान्यतः औसत जिसे कहते हैं नगर नियोजन व्यवस्था थी। अर्थात पहला क्वेश्चन ये बन गया, सिंधु सभ्यता की मुख्य विशेषता क्या है। तो क्वेश्चन आ जाए, सिंधु सभ्यता की मुख्य विशेषता है, सिंधु सभ्यता की मुख्य विशेषता क्या है, तो आपको आंसर नगर नियोजन करना है। क्या करना है? नगर नियोजन करना है। सिंधु सभ्यता की मुख्य विशेषता नगर नियोजन थी, क्योंकि नगर नियोजन व्यवस्था एक जाल पद्धति अथवा ग्रिड, तो एक पद्धति आती है जाल पद्धति अथवा ग्रिड पद्धति या ऑक्सफोर्ड पद्धति, ग्रिड पद्धति, ऑक्सफोर्ड पद्धति या जाल पद्धति पर आधारित थी। अब ये क्या होती है तो अभी बताने वाले हैं आपको। इसी पद्धति को आगे बताएंगे। इससे पहले मैं इन 2 टीलों के बारे में थोड़ा सा और बता देता हूँ, सामान्य परिचय। जो पश्चिमी टीला था, इन दोनों की तुलना मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ। ठीक है, दोनों की तुलना में बताई जा रही है। तो जो पश्चिमी टीला था, प्राय पूर्वी टीले की अपेक्षा छोटा था, अर्थात ये छोटा टीला हो गया। ये कौन सा हो गया? छोटा टीला हो गया। छोटा टीला, और ये बड़ा टीला था। एक बात, अंतर कभी पूछ लेते हैं। दूसरी बात, इसके चारों ओर परकोटा था, रक्षा प्राचीर थी। अब रक्षा प्राचीर थे, इसलिए इसे हमने दुर्ग टीला कहा गया। इस पर रक्षा प्राचीर प्राय नहीं थी, कुछ नगरों को छोड़ करके औसतन इस पर कोई रक्षा प्राचीर नहीं थी। ठीक है, तो इसलिए यहाँ आम नागरिक सामान्यतः रहता था, इसलिए इसे जो नाम दिया गया वह है नगरी टीला नाम दिया। ये नगरी टीला हो गया, दुर्ग टीला। ठीक है, अब दुर्ग टीले को हम गढ़ क्षेत्र कहते हैं। हमारी राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 11th की पुस्तक में, बुक्स में इस
सिंधु सभ्यता को बड़ी सटीक, बड़ी सरलता से इसे समझा रखा है। तो आप 11वीं क्लास की बुक इसमें पढ़ सकते हो इसको अन्य समझने के लिए। तो मैं तो ऑब्जेक्ट टाइप के रूप में आपको समझा रहा हूँ। तो गढ़ क्षेत्र कहते हैं, तो गढ़ क्षेत्र पश्चिमी टीले को कहा जाता था और पूर्वी टीले को नगरी क्षेत्र कहते थे। तीनों विशेषता चल रही हैं, ठीक है, तीनों में अंतर आपको विशेषता चल रहा है इस प्रकार। नगरीय क्षेत्र हो गया। अब है निवास। अब इसमें निवास कौन करता था? इसमें निवास पुरोहित वर्ग या सैनिक वर्ग करता था। अब इसका जो निवास स्थान था, ये किसका निवास स्थान था? तो इसमें विशेषतः सामान्यतः नागरिक यहाँ निवास करते थे। दूसरा कर्मकार, कर्मचारी, साहूकार जिसे कह सकते हैं। तो कर्मकार निवास स्थान या मजदूर को कहते हैं श्रमिक वर्ग। तो श्रमिक वर्ग का निवास स्थान था। श्रमिक वर्ग में आपको शिल्पी, वास्तुकार, जुलाहे ये सब आते हैं, ठीक है। बढ़ई यहाँ रहते थे। इस प्रकार ये सामान्य संरचना है। अब जो ये ऐसे नगर सिंधु सभ्यता के लोग ऐसे रहते थे, ठीक है। यहाँ पे व्यक्ति सर्वाधिक रहते थे, इसलिए इस टीले को आम बस्ती कहा गया और इसे दुर्ग बस्ती कहा गया, ठीक है। ये सामान्य परिचय। अब दूसरी बात कहने का मतलब है सिंधु सभ्यता की सबसे मुख्य विशेषता नगर नियोजन व्यवस्था थी। इसके फोटो लेना चाहें तो आप ले सकते हैं, ठीक है। आगे पढ़ें। अब आंतरिक संरचना, ये तो बाहरी संरचना हो गई। अब आंतरिक संरचना में बात करते हैं। अब ये नगर नियोजन इतनी सुव्यवस्थित व्यवस्था थी कि इसके मध्य में अर्थात उत्तर से दक्षिण तक और पूर्व से पश्चिम की ओर सड़कें जाती थी। अब ये सड़कें कैसी बनी होती थी? तो मैं आपको दूसरा डायग्राम आपको बता रहा हूँ। जैसे ये नगर है, ये दो टीलों में दो हिस्सों में बटा हुआ है। अब यहाँ पे जो सड़कें जाती थी, तो सड़कें सदैव, ये ध्यान रखना विशेष करके, सड़कें सदैव ये पूछी जाती हैं, सड़कें सदैव उत्तर से दक्षिण की ओर जाती थी। किधर से किधर की ओर? उत्तर से दक्षिण की ओर। ये सत्य असत्य जो हमारे बड़ी भर्तियाँ होती हैं, शिक्षक भर्तियाँ होती हैं या कुछ एसएससी लेवल के कठिन पेपर होते हैं, उनके बारे में सत्य असत्य के बारे में ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, एक क्वेश्चन। अर्थात सड़कें हमेशा उत्तर से प्राय दक्षिण की ओर जाती थीं और इस सड़क को, कौन सी, जो सड़क उत्तर से दक्षिण की ओर नगर में जाती थी उसे प्रधान सड़क या मुख्य सड़क कहा गया, ठीक है। दूसरी बात, इस सड़क की जो चौड़ाई थी, जो औसतन प्राय पाई गई, वो 10 मीटर बताई गई। उसमें अंतर है, सामान्यतः आप याद रखना, औसतन 10 मीटर थी, मुख्य सड़क थी जिसे प्रधान सड़क भी कहा गया। तो सीधी आ जाए, प्रधान सड़क किधर से किधर की ओर खुलती थी, ठीक है। तो उत्तर से, तो आप ध्यान रखना एक बात, मैंने मोहनजोदड़ो बताया था, मोहनजोदड़ो में जो स्नानागार था जिसकी सीढ़ियाँ थीं, क्वेश्चन एक बार बच्चे ने कमेंट किया था, गुरु ये बताया कि जो मोहनजोदड़ो से स्नानागार मिला है, ग्रेट बाथ मिला है, उसकी सीढ़ियाँ किधर की ओर खुलती थी, किधर की ओर जाती थी? तो ध्यान रखना, उसकी सीढ़ियाँ दक्षिण से उत्तर की ओर, उत्तर से दक्षिण नहीं, दक्षिण से उत्तर की ओर जाती थी। और यहाँ सड़क का मार्ग किधर से जा रहा है? उत्तर से दक्षिण की ओर, ठीक है, विशेष करके। दूसरी बात, ये बड़ी सड़क हुआ करती थी, इसलिए मुख्य सड़क, मेन सड़क जिसे कहते हैं,
एक सड़क पूर्व दिशा से पश्चिम दिशा की ओर जाती थी और ये सड़क की चौड़ाई जो थी इसकी अपेक्षा आधी थी, अर्थात 5 मीटर। और दोनों सड़कें एक दूसरे को किस पर काटती थीं? एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। ठीक है, एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। एक ये विशेषता है। समकोण का मतलब है ये। और जब ये सड़कें अर्थात मुख्य सड़क और इसे हम दर्जा देते हैं पूर्वी सड़क, अर्थात पूर्वी सड़क और मुख्य सड़क जब एक दूसरे को समकोण पर काटती थी तो मध्य में एक चौराया बनाती थी जिसे इतिहासकारों ने ऑक्सफोर्ड सर्कस कहा है। ठीक है, चौराया जिसे कहते हैं। एक बात। दूसरी बात क्या थी? अब घर क्या थे? अब इनके घर अर्थात जो मकान बने होते थे। अब घरों की बात आ जाओ। इनके जो घर थे वो किनके बने होते थे? अब घरों की बात करेंगे। घर किनके बने होते थे? मिट्टी के, गारे के, ठीक है, घास फूस के, ईंटों के, कच्ची ईंटों के, पक्की ईंटों के, धूप से पकी हुई, आग से पकी हुई, ऐसे ऑप्शन आपको पूछेगा। तो ध्यान रखना, इसके जो घर बने हुए थे, इनकी दीवार में जो ईंटें थी या फर्श में जो ईंटें थीं वो पक्की थी प्राय। कच्ची ईंटों के मकान बताइए? कालीबंगा। ठीक है, तो कच्ची ईंटों के मकान कालीबंगा से प्राय मिले, अधिकतर प्राय पक्की ईंटों के मिलते थे। और पक्की ईंट थी, पकी हुई ईंट थी। अब पक्की किससे? धूप से, आग से नहीं, ध्यान रखना। तो धूप से पकी ईंटों के बने थे। ठीक है, अब जब इनके मकानों को देखा गया तो कहा जाता है इनके मकान के जो मेन दरवाजे हुआ करते थे, मुख्य दरवाजे, जैसे आज की हम दरवाजे बात करें, हम कोई प्लॉट लेते हैं तो प्राय हम सड़क की ओर ही अपनी दरवाजा, अपनी खिड़कियां जो भी है खोलते हैं। लेकिन ऐसा यहाँ से नहीं मिला। यहाँ से क्या हुआ, जैसे ये पहला मकान है, ये दूसरा मकान है, तीसरा प्लॉट है। ठीक है, अब इनके मकान के दरवाजे यहाँ खुलने चाहिए। आज की स्थिति देखें तो आज की स्थिति यहाँ खुले होते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं था। यहाँ क्या था? इनके दरवाजे और खिड़कियाँ पीछे की ओर खुले हुए थे, ये यहाँ से बंद थे। एक बात, अर्थात सिंधु सभ्यता के नगरों के जो घरों की खिड़कियाँ और दरवाजे, अर्थात खिड़कियाँ और दरवाजे मुख्य सड़क की ओर ना खुल करके पीछे की ओर, और पीछे की ओर गली हुआ करती थी। तो पीछे की ओर एक गली में खुलते थे। कहाँ की ओर? गलियों में खुलते थे। तो ऐसे करके फिर यहाँ एक और मकान, फिर यहाँ एक और मकान, इस प्रकार। अर्थात इस सड़क पे कभी भी कोई दरवाज़ा नहीं खुलता था, पीछे की ओर गली हुआ करती थी। और इन गलियों की जो चौड़ाई बताई गई है वो इससे आधी बताई गई है, लगभग 2.5 तो नहीं करे, 2 मीटर के आसपास बताई गई है। अर्थात उसकी गिरती 5, 10, लगभग 2, ऐसे करके। अर्थात सिंधु सभ्यता के घरों के खिड़कियां और दरवाजे मुख्य सड़क की ओर ना खुल करके पीछे की ओर गलियों में खुलते थे। ये सिंधु सभ्यता की इस मुख्य नगर नियोजन व्यवस्था में एक विशेषता थी। लेकिन इसका एक अपवाद आता है। 1500 नगर में एक अपवाद था। इसका अपवाद था लोथल। कहने का मतलब लोथल के घरों की खिड़कियाँ किधर की ओर थीं? सड़क की ओर। क्यों? क्योंकि लोथल एक बंदरगाह था, एक व्यापारिक केंद्र था, एक तरह का स्टे होम था, एक तरह की होटलें, जैसे व्यापारी आते थे वो स्टे होम करते थे, तो एक तरह के स्टे होम की तरह था। वहाँ रुकते थे तो हर कोई चाहता कि भाई मेरे यहाँ पहले स्टे करें, मेरी दुकान में पहले आए, इसलिए व्यक्ति वहाँ इसका प्रयोग करते थे। एक बंदरगाह था, एक व्यापारिक केंद्र था लोथल, इसलिए वहाँ की सड़कें मुख्यतः मुख्य सड़क की ओर थी, उनके दरवाजे और घरों की खिड़कियाँ सड़कों की ओर थी, जबकि अन्यों की अपेक्षा पीछे थी। ये ध्यान रखना, ठीक है, ये अपवाद है। एक बात, घरों के मकान किनके बने हुए थे? ईंटों के। अब ईंटों की बात करते हैं। अब जो ईंटें थीं, अब ये पूछ लेते हैं, धूप से पकी हुई ईंटें थीं।
अब ईंटों का अनुपात पूछ लिया जाता है। ठीक है भाई, ठीक है, बात है, अच्छी बात है, ईंटों के बने हैं तो ईंटें थीं धूप से पकी हुई। अब ईंटों की जो आकार था, जैसे हम के 9 इंची की 4 इंची की दीवार, इतनी बाई इतनी इंची की हमारी ईंट, लेकिन उस समय पे इन ईंटों का अनुपात 4:2:1 बहुत ही प्रश्न पूछा जाता है। इसमें कन्फ्यूजन कर देता है 1:2:4, 2:4:1, तो आपको जाना 4:2:1। लंबाई चौड़ाई और मोटाई, लंबाई चौड़ाई, ये लंबाई हुई, ये चौड़ाई हुई, ये मोटाई। ठीक है, तो 4:2:1, 4:2:1। एक बात ये वही आपकी नगर नियोजन व्यवस्था। तो आपको ध्यान रखना, ऐसे प्रत्येक नगर मुख्यतः था, लेकिन अपवाद मैंने आपको 4 बताए थे। एक मैंने आपको, जैसे मैं छोटे से डायग्राम बना दूं, एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि आपको मैंने 4 नगर, इस नगर के अपवाद हैं। जैसे एक मैंने डायग्राम बनाया था, जैसे एक नगर था और प्राय यही था, उसमें भी 2 टीले थे, लेकिन उसमें अपवाद क्या था, वहाँ रक्षा प्राचीर नहीं थी, अर्थात अध्रुवीकृत नगर। बताओ कौन है जिसमें रक्षा प्राचीर नहीं थी, परकोटा नहीं था, गढ़ नहीं था, कहने का मतलब ये है। वेरी गुड, क्या है वो, चनूदड़ो। ठीक है, एक नगर और बताया था मैंने, जैसे ये नगर है, दोनों टीले हैं, दोनों टीले हैं और दोनों टीले एक ही रक्षा प्राचीर से घिरे हुए हैं। बताओ ऐसा कौन सा नगर है, गुजरात का है, सुरकोटदा। लोथल भी माना जाता है, लेकिन दोनों आए तो आपको सुरकोटदा पहले आंसर करना है, सुरकोटदा, ये अपवाद है। ठीक है, लोथल भी इसमें आ जाता है, कभी कभी जॉइंट में पूछ रहे तो आपको लोथल भी कर सकते हो। ठीक है, तो मुख्यतः इसमें सुरकोटदा। एक नगर और अपवाद है इस नगर का, इस ऐसी संरचना मिलकर के उसमें कुछ अपवाद मिलता है। एक और गुजरात से मिला है, 3 नगर मिले थे, और पहला और दूसरा तो है, लेकिन उसमें तीसरी और नगरी मिली थी, मध्यमा नगरी मिली थी, अर्थात ये नगर 3 भागों में बटा हुआ था। बताइए कौन सा अपवाद है, अधिकतर 2 भागों में बटे हुए थे, बताओ। वेरी गुड, क्या है, धौलावीरा है, हाँ धौलावीरा अपवाद हो गया। तीसरा अपवाद क्या है, ये अपवाद नगरी है, ध्यान रखना। ठीक है, तीसरा अपवाद क्या है, वो चौथा अपवाद क्या है। एक नगर मैंने आपको बताया था जो प्राय 2 टीले थे, ये भी बड़ा था, ये छोटा था, ये बड़ा था, कॉमन सी थी, इसके चारों ओर परकोटा था, लेकिन इसमें अपवाद क्या था, दोनों परकोटे, अर्थात दोनों टीले के चारों ओर रक्षा प्राचीर बनी हुई थी। बताइए कौन सी नगरी है, सोचो। वेरी गुड, कालीबंगा। कौन सी है, कालीबंगा। इसलिए कालीबंगा को दोहरे परकोटी वाली बस्ती कहते हैं। तो इस प्रकार सिंधु सभ्यता की मुख्य विशेषता नगर नियोजन व्यवस्था थी, जो ग्रिड, ऑक्सफोर्ड या जाल पद्धति पर आधारित थी। इसलिए सिंधु सभ्यता को विश्व की प्रथम नगरीकरण की क्रांति कहते हैं। कहने का मतलब है विश्व में मानव सबसे पहले शहरी पद्धति में, नगरी पद्धति में भारत में रहा था। सिंधु सभ्यता के क्षेत्र में प्राचीन भारत की संस्कृति, जिसे सिंधु सरस्वती संस्कृति कहते हैं, सिंधु नदी के किनारे जो सभ्यताएं पाई गई, उसमें मानव सबसे पहले शहरों की तरह रहता था। ये विशेषता। दूसरी विशेषता क्या है, प्रत्येक घरों में एक कुआं मिलता था, या जब ये सड़कें थीं और सड़कों के बीचा बीच में कुछ दूरी पे एक डस्टबिन, कूड़ेदान मिलता था, प्याऊ मिलती थी, और प्रत्येक मकान में लगभग 4 से 6 कमरे हुआ करते थे, चूल्हे मिला करते थे, और सीढ़ियाँ भी मिली हैं। सीढ़ियाँ से प्रमाण होता है कि दूसरा, जिसे अट्टा सामान्य भाषा में, ब्रज भाषा में बोलते हैं अट्टा, अर्थात एक दूसरा कमरा, ऊपर छत के ऊपर एक और कमरा मिला है, तो 2 मंजिला मकान थे, कहने का मतलब है। और स्नानागार भी कमरे के अंदर थे, नालियाँ भी थीं, और किचन भी थी, आंगन भी था। तो इस प्रकार बहुत अच्छी व्यवस्था थी। पानी निकालने के लिए ईंटों की नालियाँ थीं,
और घरों की नालियाँ बड़ी नाली में, गली वाली नाली में एक गटर के रूप में खुलती थीं। बहुत अच्छी व्यवस्था थी, डस्टबिन रखे हुए थे दूर दूर। स्वच्छ विजय अभियान मोदी को, तो स्वच्छ विजय अभियान तो हिंदुस्तान में सिंधु सभ्यता के समय ही चालू हो गया था। ठीक है, तो इस प्रकार ये हमारी पहली नगर नियोजन। ठीक है, जो स्क्रीन शॉट लेना चाहे वो आप ले सकते हो। अब बात करते हैं सिंधु सभ्यता की दूसरी विशेषता। मुख्य विशेषता क्या हो गई? नगर नियोजन। अब सिंधु सभ्यता की ये दूसरी विशेषता है वह पढ़नी है। जैसे क्वेश्चन आ जाता है, सिंधु सभ्यता की कला संस्कृति अथवा सिंधु सभ्यता के बारे में सर्वाधिक जानकारी किससे मिलती है? दोबारा सुनाएं। सिंधु सभ्यता के बारे में सर्वाधिक जानकारी किससे मिलती है, या सर्वाधिक जानकारी का मुख्य स्रोत कौन सा है, अथवा सिंधु सभ्यता की कला संस्कृति, सिंधु सभ्यता की कला संस्कृति के बारे में सर्वाधिक जानकारी किससे मिलती है? नगरों से, घरों से, मोहरों से, ठीक है, लिपि से, ऐसे मापतोल से। तो आपको ऐसे क्वेश्चन, ऐसे ऑप्शन डालेगा। तो सिंधु सभ्यता के बारे में जो सर्वाधिक जानकारी मिलती है, सर्वाधिक जानकारी मिलती है वह किससे मिलती है? तो मैंने अभी आपको विशेषता शुरू में बताई थी। उन विशेषताओं में से दूसरी है मोहर, अर्थात मुद्रा, या इसे इतिहासकारों ने सील भी कहा है। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में सर्वाधिक जानकारी, सर्वाधिक कला संस्कृति के बारे में सर्वाधिक जानकारी, या जानकारी का स्रोत कौन सा है? कोई भी शब्द आपको पेपर में दे दे। मैं आपको पुनः बता दूं, बच्चे भी कहते हैं मेरी भाषा पूर्णतः किताबों की ना होकर के जो एग्जामिनर की जो भाषा होती है पेपर में, लगभग यही भाषा में बताता हूँ। पूर्णतः 90% प्रश्नों में पूर्णतः हमारे माध्यम से लिखाई गई नोट्सों में जो हम माध्यम से लिखाते हैं, लगभग उसमें आ जाता है। मैं कोई झूठ नहीं बोल रहा। बहुत से उल्टा सीधा कहते हैं, आप प्रमाण करें। आपको जब विश्वास होगा, जब इस टॉपिक को पढ़ने के बाद आप कोई ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन करें, ऑनलाइन क्वेश्चन आ जाए या ऑब्जेक्ट टाइप कोई किताब हो उसको करें। यदि आप 90% ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन कर रहे हों, जब आपको विश्वास रहेगा हाँ आर सर कहते हैं और उनकी बात पक्की है, तो आप करके देखें कोई एग्ज़ाम। जब पहली बार आप एग्ज़ाम दोगे और इस संबंध में एग्ज़ाम दोगे तो आपको क्वेश्चन मिलेंगे। ये हमारा वादा है। ठीक है, तो पढ़ें आगे। 3 तरह के क्वेश्चन बन गए। सिंधु सभ्यता के बारे में सर्वाधिक जानकारी किससे मिलती है? सिंधु सभ्यता के बारे में सर्वाधिक जानकारी का स्रोत कौन है? सिंधु सभ्यता की कला संस्कृति के बारे में जानकारी मिलती है। 3 प्रश्न हो गए और तीनों का आंसर क्या है? मुद्रा है। और सिंधु सभ्यता की मुख्य विशेषता क्या है? तो आपको आंसर करना है नगर नियोजन। तो इसके बारे में मैंने आपको विस्तार से पढ़ा दिया। अब बात करते हैं मोहर। तो पहले तो मोहर का अर्थ मानते हैं। मोहर है क्या? तो मोहर विशेष करके ध्यान रखना। अब हम जब मोहर बताते हैं, हाँ, क्योंकि विदेशी छात्र बहुत मिलते हैं। विदेशी का मतलब ग्रामीण क्षेत्र के हमारे यहाँ सर्वाधिक बच्चे पढ़ने आते हैं। तो अब तक क्या है, भारतीय संस्कृति में, ग्रामीण संस्कृति में और सामान्यतः हमारी पारिवारिक संस्कृति में कुछ शब्द ऐसे मिलते हैं जो हमारे कंपटीशन के विरोध में है। जैसे क्वेश्चन आ जाता है, मैं आपको थोड़ा हटके बता दूं कि कुल कितने देवता थे? क्यों भागवत गीताएं चलती हैं, पौराणिक गीताएं, पौराणिक ब्राह्मण आते हैं, पौराणिक वेद व्यास जी आते हैं और अपनी कथा में भागवत गीता में बताते हैं 33 करोड़ देवी देवता। जबकि जब हम इतिहास में वैदिक सभ्यता पढ़ेंगे तो जब कंपटीशन की बात आ जाए, ग्रामीण की बात नहीं कर रहा, सामान्य बोलचाल में 33 करोड़ बोल देते हैं,
लेकिन आज हम विद्यार्थी हैं, एक स्टूडेंट, एक कंपटीशन छात्र हैं। इसमें जब क्वेश्चन आ जाता तो आपको केवल 33 करना है। ऐसे ही एक क्वेश्चन आ जाता है कि आस्तिक किसे कहा जाता है, तो बच्चे जब क्वेश्चन आ जाता है तो बच्चे कहेंगे आस्तिक उसे कहते हैं जो ईश्वर में विश्वास रखता है, नास्तिक उसे कहते हैं जो ईश्वर में विश्वास नहीं रखता। जबकि ये ऑप्शन मिलेगा, जबकि ये आंसर नहीं है। आपको याद करना है, आपका जो आंसर है आस्तिक किसे कहते हैं, जो वेदों में विश्वास करता, वेदों की कला, वेदों की संस्कृति में विश्वास रखता उसे आस्तिक कहते हैं। जो वेदों में विश्वास नहीं करता उसे नास्तिक। नास्तिक वेदों निंदका, अर्थात वेदों की निंदा करने वाला नास्तिक होता है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन, ऐसे ये क्वेश्चन है। तो ये 3 सामान्य बच्चे कर आते हैं। तो आपको जो गलती है, सामान्य परिवहन मिलती है 33 करोड़ देवी देवता नहीं होते, 33 देवता, मात्र 33 देवता। कोटि का मतलब मुख्य देवता, महत्वपूर्ण देवता होता है। ऐसे आस्तिक का मतलब है वेदों में विश्वास करने वाले होते हैं। ऐसे मोहर का अर्थ यहाँ कोई पैसा नहीं है, अर्थात पैसा नहीं, कोई पैसा नहीं। और पैसा आप जानते हो किस काम आता है, वस्तु विनिमय। वस्तु विनिमय का मतलब है वस्तु की खरीद पर को खरीदना। तो इससे कोई वस्तु खरीदी नहीं आती है, अर्थात ये पैसा नहीं है, ये कोई मुद्रा नहीं है। एक बात ध्यान रखने ला, बहुत बच्चे, राजस्थान पुलिस वाले बच्चे बड़े दिमाग खाते हैं, गुरु या को अर्थ का, या को अर्थ में स्पष्ट बता रहा हूँ। आप सिंधु सभ्यता के अंतर्गत जब मोहर शब्द आ जाए तो आप इतना ध्यान रखना, ये कोई पैसा नहीं है, कोई मुद्रा नहीं है, इससे कोई वस्तु नहीं खरीदी जाती थी। तो फिर क्या थी ये, फिर क्या था, यह जो हमारे व्यापार होते थे, तो व्यापार की वस्तुओं का ये प्रतीक चिन्ह था, वस्तुओं का प्रतीक चिन्ह। विशेष करके आप ध्यान रखें, अब अनुभवी तो है नहीं है, पढ़ा भी दे देते हैं और टीचर भी बता भी दे देते हैं, मुद्रा की वस्तु थी, पैसा था, और ऐसा नहीं है। ध्यान रखना, ये कोई पैसा नहीं है, कोई मुद्रा नहीं थी, इससे कोई वस्तु नहीं खरीदी जाती थी। ये सामान्यतः वस्तुओं जो व्यापार करते थे और व्यापार में प्रतीक चिन्ह था। कैसे, जैसे कोई व्यापारी व्यक्ति था, कोई वस्तु बेचने जा रहा है, मेसोपोटामिया जा रहा है, अर्थात इराक जा रहा है, जिसे डिलमुल और मगन बंदरगाह के माध्यम से लोथल से बैठते थे और डिलमुल मगन बंदरगाह पे मेसोपोटामिया इराक पहुंचते थे, पार्सियन पद्धति में पहुंचते थे, वहाँ व्यापार करते थे। तो यहाँ से जब वस्तु कोई जाती थी तो उस पार्सल पर, जैसे वस्तु जा रही है, हमारा पार्सल जा रहा है, हम कोई वस्तु भेज रहे हैं, तो उस पर वह एक छाप लगाने के काम आती थी। क्या मैं ना देसी भाषा में, मास्टर जी सील लगा दो, अटेस्टेड, इंग्लिश में हम आज तो पहले तो ऐसे कहते, बड़े बूढ़े बेचारे मार साहब ने एक सील लगाई हो, अर्थात मोहर लगाना, ठप्पा, अर्थात छाप लगाने के या ठप्पा लगाने के, अर्थात प्रतीक का मतलब है ये वस्तु यहाँ की है। अर्थात जो वस्तु हमारे यहाँ की होती थी उस पर हम प्रतीक चिन्ह लगाते थे और वहाँ का दूसरे विदेश का व्यक्ति समझ जाया करता था कि ये भाई सिंधु देश से आई हुई वस्तु है, ये सिंधु देश की वस्तु है। कहने का मतलब है मोहरों पर, अब देखें अर्थ समझें, मोहरों पर जिसका चित्र अर्थात जिसका अंकन बना हुआ था। कहने का मतलब क्या होगा, मोहरों पर जो मोहर हुआ करती थी, बताएंगे मोहर कैसी थी अभी, मोहरों पर जिनका चित्र या कोई अंकन बना होता था और उस वस्तु को हम परिचित वस्तु कहती थी। अर्थात सिंधु सभ्यता की मोहरों पर जिस वस्तु का चित्र बना होता था, जिस फसल का, पशु का, कोई भी है, कोई भी वस्तु है, उसका चित्र हमारी सिंधु सभ्यता की मोहरों पे मिल गया, इसका मतलब वह परिचित वस्तु हो गई। जैसे हमारे यहाँ के लोग गेहूँ से परिचित थे, इसका मतलब है गेहूँ और जौ का चित्र किस पे मिला है, मुद्राओं पे। कहाँ की, सिंधु सभ्यता, हमारे देश प्राचीन भारत की सभ्यता पे, जिसका मोहर पे कोई चित्र मिल गया गेहूँ का, इसका मतलब गेहूँ हमारे यहाँ की परिचित थी। ठीक है, जैसे व्याघ्र, मैंने कालीबंगा में बताया था, शेर एक जानना, व्याघ्र और टाइगर जिसे कहते हैं, और व्याघ्र या बाघ कहते हैं, तो बाघ की मोहर मिली है, इसका मतलब वहाँ की मोहरों पे व्याघ्र का चित्र है। सीधी बात है, जिस वस्तु का अंकन मिल गया तो वह वस्तु सिंधु सभ्यता की परिचित हो गई, और जिसका चित्र या
अंकन नहीं मिला। जिसका चित्र मिल गया वह परिचित हो गई, जिसका चित्र नहीं मिला। और सिंधु सभ्यता की खुदाई में किसी नगर से मिला है, लेकिन उस मोहर पर वहाँ से जो मोहरें मिली हैं उस वस्तु कोई अब तक चित्र नहीं मिला है, तो वह वस्तु क्या मानी जाएगी? अपरिचित वस्तु मानी जाएगी। जैसे एक बहुत ही चर्चित प्रश्न पूछा जाता है पशु के बारे में और फसल के बारे में, बहुत प्रश्न है। एग्जाम सर्वाधिक क्वेश्चन ये पूछा गया, परिचित अपरिचित जब भी क्वेश्चन पूछता है कि सिंधु सभ्यता के लोग किस पशु से अपरिचित थे, बताओ। तो आपको आंसर घोड़ा करना है। घोड़ा ऑप्शन में ना हो तो गाय करनी है, गाय ऑप्शन में ना हो तो शेर करना है। बाघ है, ये टाइगर है, वो लॉयन है। लॉयन के चित्र हमारी को गाय के चित्र नहीं मिले, हमारे घोड़े के कोई चित्र नहीं मिले। घोड़े के अवशेष तो मिले लेकिन मोहरों पे चित्र नहीं मिला है। किन पे? सिंधु सभ्यता की मोहर। और सिंधु सभ्यता की जो मोहर थी उनका सर्वाधिक जो आकार था वह वर्गाकार था। ये बात ध्यान रखना। ऑप्शन में यदि वर्गाकार नहीं आवे, क्वेश्चन क्या पूछेगा? सिंधु सभ्यता की मोहरों का आकार कैसा था, सामान्यतः सर्वाधिक कैसा था, तो आपको आंसर वर्गाकार करना है। यदि ऑप्शन में वर्गाकार ना हो तो चौकोर कर देना, दोनों आ जाए तो वर्गाकार। ठीक है। दूसरी बात, मोहरें किसकी बनी होती थी, अर्थात इसका निर्माण किससे होता था? तो सिंधु सभ्यता की मोहरों का निर्माण सैल खड़ी से होता था, अर्थात स्टेटाइट, मुलायम पत्थर, इसे हम पोटिन भी कह सकते हैं। तो सैल खड़ी अर्थात मुलायम पत्थर से सैल खड़ी का मतलब क्या है कि यहाँ के व्यक्ति आम नागरिक जो हुआ करते थे पहाड़ों से गेरू या खड़िया लेकर के आते थे। पत्थर ही होता गेरू, मुल्तानी मिट्टी भी मुलायम पत्थर ही है। उनको पीस करके पाउडर बनाया जाता था और उससे इस प्रकार जैसे हमारे चंगा पे की जो कोट होती है खेलने वाले, और ऐसे छोटी सी बना देते हैं, इस प्रकार वर्गाकार और ये बना दी जाती थे। और सामान्यतः इसका आकार 2.8 सेंटीमीटर, चारों भुजाएं बराबर होती थीं। इस प्रकार ये वर्गाकार थी। ठीक है। और आप जानते हैं, और इन सैल खड़ी की मुद्राओं पर अर्थात सिंधु सभ्यता की मोहरों पर सर्वाधिक किसका चित्र मिला है? पशु का मिला है। और सर्वाधिक चर्चित मुद्रा है पाशुपति अंकित मुद्रा है। और पाशुपति अंकित मुद्रा या मोहर कहाँ से मिली है? मैंने आपको बता रखा है, मोहनजोदड़ो से। ठीक है। और सर्वाधिक मोहरें कहाँ से मिली हैं, बताओ? सर्वाधिक मोहरें मोहनजोदड़ो से मिली हैं। सर्वाधिक लिखी हुई या सर्वाधिक अलंकृत मोहरें वो हड़प्पा से मिली हैं। बेलनाकार मोहर बताओ कहाँ से मिली? बेलनाकार मोहर कालीबंगा से। बटन के आकार की लोथल से। तो ऐसे करके ये मोहरों के बारे में प्रश्न हुआ। कहने का मतलब है कि सिंधु सभ्यता की सर्वाधिक जानकारी मोहरों से मिली है। मोहरों का आकार वर्गाकार अथवा चौकर हुआ करता था। इनका निर्माण सैल खड़ी अर्थात स्टेटाइट या पोटीन से बना होता था। और इन पे सर्वाधिक पशु का अंकन मिला और सर्वाधिक पाशुपति अंकित। और दूसरी जो मोहर प्रसिद्ध है वो कुंवर वाली बैल वाली है, जो कि पाशुपति अंकित मोहर मोहनजोदड़ो से मिली है। सर्वाधिक मोहरें मोहनजोदड़ो से मिली हैं और सर्वाधिक अलंकृत या लिखी हुई लोथल से मिली हैं। बटन की आकार की मोहर कहाँ से मिली है? लोथल से मिली है। बेलनाकार मोहर कहाँ से मिली है? कालीबंगा से मिली है। व्याघ्र अंकित मोहर कहाँ से मिली है? कालीबंगा से मिली है। और इसके बारे में इस प्रकार सिंधु सभ्यता का परिचित अपरिचित और अपरिचित, जो परिचित तो नहीं पूछे अपरिचित पूछते हैं। अपरिचित पशु कौन सा था? तो घोड़ा है। घोड़ा ऑप्शन में ना हो तो गाय कर देना, गाय ना तो शेर, और तीनों मिल जाए तो आंसर होगा घोड़ा। ठीक है। और सिंधु सभ्यता की अपरिचित फसल कौन सी है? और आपको अपरिचित फसल पूछे और अपरिचित फसल कौन सी है तो आपको 4 फसल मिलेंगे। आपको चावल करना है। भाई चावल के साक्ष्य मिले, बताओ। चावल का पहला साक्ष्य लोथल से मिला था और चावल की भूसी रंगपुर से मिली थी। जले हुए चावल कहाँ से मिले? कालीबंगा से। और चावल की खेती के प्रमाण कहाँ से मिले? कोल्डियावा से। तो मैं बात कर रहा हूँ, इसका मतलब चावल के शास्त्रों मिले, लेकिन किस पे नहीं मिले?
मोहर पर। सिंधु की मोहर पे नहीं मिले तो क्या हो गए ये? अपरिचित। तो अपरिचित फसल पूछे तो आपको चावल करना है, ठीक है। ऐसे पशु हो गया, फसल हो गई, ये सर्वाधिक पूछे जाते हैं। तो ये, और एक और पूछी जाती है अपरिचित धातु। तो सिंधु सभ्यता के लोगों की अपरिचित धातु कौन सी थी? अर्थात किस धातु के बारे में नहीं जानते थे? तो आपको ध्यान रखना, लोहे के बारे में नहीं जानते थे, लोहा टिन के बारे में नहीं जानते थे। तो ऐसे करके आपको सिंधु सभ्यता की मुख्य जो विशेषता नगर नियोजन हमने कराई, और सर्वाधिक जानकारी किन से मिली है? मोहरों से मिली है। छोटे से 2 टॉपिक हो रहे हैं, उनको मैं आपको बता देता हूँ। सिंधु सभ्यता की लिपि और मापतोल की इकाई, ठीक है। तो तीसरी विशेषता जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो सिंधु सभ्यता की मापतोल की इकाई के बारे में। आपके लेवल में ज़्यादा मैं इसे गहराई में, इन 2 टॉपिकों को सर्वाधिक गहराई में नहीं पढ़ना है, लेकिन सामान्य जानकारी थोड़ी सी पढ़नी है जो पेपर में सर्वाधिक पूछे जाता है। जो तीसरी विशेषता है वह, जो तीसरी विशेषता है उसे कहते हैं मापतोल की इकाई। अब सीधी बात है, उस समय का व्यक्ति किसी वस्तु को कैसे तोला जाता था? मापतोल हम जानते हैं, मापतोल किससे तोला जाता है? बांटों से। आज भी तोलते हैं। ये क्वेश्चन आ जाता है। अब मापतोल की इकाई सर्वाधिक पूछी जाती है, कितने गुणज में होती है? और बांटों का आकार कैसा होता था? बांट किसके बने होते थे? ये 3 प्रश्न हैं आपके सर्वाधिक जो पूछे जाते हैं। कितने गुणज में थे? जैसे चलो मैं इस क्वेश्चन को बताने से पहले आज की स्थिति की बात कर लेते हैं। आज की स्थिति में बांटों का जो इकाई है वो बताओ क्या है? अरवा, कहने का मतलब है सर्वाधिक बांट में किस अंकन का, किस शब्द का, किस अंक का प्रयोग करते हैं? तो आज की स्थिति में सबसे ज़्यादा 5 अंक का उपयोग करते हैं। देख लो, सर्वाधिक मिलेगा। अपने रुपयों पे आ जाओ। 5 दुनों 10 रुपया होता है, 20 5 चौके 50, 100 का होता है, 500 का नोट है, 1000 का, ये 2000 का। अर्थात सर्वाधिक कोई भी हमारी मापतोल की होगी उसमें सर्वाधिक अंकन 5 का आएगा। बांटों में आ जाओ, ठीक है। 50 ग्राम, 100 ग्राम, 5 का गुना है, 5 दूनी 100, 5 10, ऐसे करके 100 हो जाते हैं। तो 100 गुने 5 10, 10 के 10 गुना 100 ग्राम, फिर 1000 ग्राम, अर्थात प्रत्येक में 5 का गुणन हो रहा है। इस प्रकार सर्वाधिक 5 का अंकन था आज की स्थिति में। लेकिन इस समय 16 गुणन था। 16 दूनी 32, 16 दूनी 64, ऐसे करके दुगना आधा करना हो तो उसका 8 कर देते थे। अर्थात 16 गुणा 16 दूनी 16 चौके, ऐसे करके 5 दूनी 5 तिया 5 चौके, 5 गुणा 5 5 10 गुना, ऐसे करके सर्वाधिक वर्तमान में 5 का अंकन लेते हैं। लेकिन उस जमाने में 16 गुणज का अंकन लिया जाता था। तो सीधा प्रश्न आएगा, सिंधु सभ्यता की मापतोल की इकाई कितने गुणज में थी? 16 में, ठीक है। अब आकार कैसा था? तो सिंधु सभ्यता की जो बांट थे, तो आज की स्थिति में आप देखते हैं बांटों का आकार कैसा है। देखेंगे आपकी ढकेलों पे, परचूनियों की दुकानों पे घनाकार, ठीक है। घनाकार षष्ठाकार जिसे कहते हैं, तो इनका आकार भी घनाकार था। बताओ बांट किसके बने होते हैं वर्तमान में? लोहे के। लेकिन यहाँ से लोहे के नहीं थे, यहाँ चर्ट पत्थर के थे। पत्थरों के बांट बनाए जाते थे। आपने कभी देखे होंगे, कभी कभी हमारे दुकानदार जी चिकना सा पत्थर, सालिग्राम जी जो नदियों में मिलते हैं, बालू रेत में मिलते हैं, उनको ले आते हैं, उसे चर्ट पत्थर कहते हैं। तो बाद ज़माने में कहते हैं कि बांटों का जो निर्माण किया जाता था वो चर्ट पत्थरों से किया जाता था। कितनी इकाई थी? 16 गुणज में थी, और आकार कहता था घनाकार। और सर्वाधिक जो बांटों के जो प्रमाण मिले हैं वो चनुदड़ो। आप पूछे सर्वाधिक प्रमाण कहाँ से मिले हैं? चनुदड़ो और कालीबंगा से मिले हैं, ठीक है। बस ये 4 प्रश्न पूछते हैं। लास्ट टॉपिक है सिंधु लिपि। इसके बारे में और पढ़ लेते हैं 5 मिनट। सीधा क्वेश्चन पूछते हैं, सिंधु सभ्यता की लिपि कैसी थी? तो ध्यान रखना, सिंधु सभ्यता की लिपि भाव चित्रात्मक लिपि थी। कहने का मतलब है, अब भाव का मतलब क्या है कि इस लिपि को जब देखा गया
तो देखने से थोड़ा सा हल्का सा भाव प्रकट हो जाता है चित्रों को देख करके, और अनुमान लगभग हमने लगाने की कोशिश की, लेकिन इसे हम ज़रा आज तक नहीं पढ़ पाए क्योंकि सर्वाधिक चित्रों का उल्लेख है और हम इनको नहीं पढ़ पाए। और इस प्रकार सर्वाधिक चित्रों का अंकन होने के कारण भाव चित्रण भी एक अवांछनीय है, जिसे आज तक हम अवांछनीय एक विशेष करके। दूसरी बात है, भाव चित्रण लिपि को हम बूस्ट्रोफेदन लिपि भी कहते हैं। बूस्ट्रोफेदन लिपि का मतलब क्या होता है? पहली बात तो आपको लिपि का ध्यान रखना है। लिपि क्या कहलाती है? लिपि का मतलब लिखने का तरीका किधर से किधर की ओर। जैसे हम वर्तमान में जैसे हम अपनी कॉपी में लिखते हैं तो हम प्राय जैसे ये तो है दायां और ये है बायां। अब दायां बायां तो जैसे हम ये हमारा कॉपी का पेज है और हम पहली लाइन लिखते हैं तो बाएं से दाईं और सीधा लिखते हैं, ठीक है। और दूसरी पंक्ति जैसे ही बढ़ जाएगी, दूसरी पंक्ति बाएं से फिर दाईं ओर चली जाती है। और इस प्रकार तीसरी भी प्रत्येक पंक्ति बाएं से दाईं ओर चलती है। इसे हम कौन सी ब्राह्मी लिपि कहते हैं या देवनागरी लिपि कहते हैं। लेकिन यहाँ में उल्टा था। इसमें क्या था कि जो लिखने की पद्धति पाई गई वह दाएं से बाईं ओर पाई गई। कहने का मतलब जैसे पहली पंक्ति यहाँ से चली, फिर जैसे ही पंक्ति भर गई दूसरी पंक्ति यहाँ से चली, अर्थात पेन पहले हमारी ब्राह्मी लिपि में पेन उड़ जाता है लेकिन यहाँ से नहीं उड़ता था। इसमें क्या है, जैसे अब कौन से किधर की ओर, हमारी ब्राह्मी या देवनागरी में तो बाएं से दाईं ओर चलती थी, लेकिन यहाँ दाएं से बाईं ओर। कहने का मतलब है जैसे यहाँ की वस्तु में अभिलेख मिले तो पहली पंक्ति दाएं से चालू होती थी लेकिन सीधी नहीं थी, ऐसी थी, कभी उल्टी कभी नीचे कभी ऊपर ऐसे करके। और जैसे यहाँ पहुँच गई फिर दूसरी पंक्ति वहीं से फिर दूसरी पंक्ति चालू हो जाती थी। और जिनमें सर्वाधिक किनका प्रयोग था? चित्रों का। और सर्वाधिक सिंधु लिपि में किस चित्र का उल्लेख है? तो सर्वाधिक मछली का प्रयोग मिला। और सर्वाधिक अक्षर पूछे हैं, सर्वाधिक अक्षर इसमें यू आकार का प्रयोग किया गया, ठीक है। इस प्रकार इसे बूस्ट्रोफेदन लिपि उसे कहते हैं जो लिपि पहली पंक्ति दाएं से बाईं ओर होती है, दूसरी पंक्ति बाएं से दाईं ओर होती है, उसे बूस्ट्रोफेदन लिपि कहते हैं। और रेवरेंड लिपि नाम के रेवरेंड ने हैरिस रेवरेंड ने इसे लिखने का सबसे पहले तमिल भाषा में प्रदर्शित करने का प्रयोग किया। और पढ़ने का प्रयास करने वाला पहला व्यक्ति महादेवन नाम का व्यक्ति था। और हैरिस नाम के व्यक्ति ने इसे तमिल भाषा में व्यक्त करने की कोशिश की, लेकिन यह सफलता नहीं मिल पाई। इसका मतलब क्या है, जब अभिलेख यहाँ से लिखे हुए मिले लेकिन हम इसको आज तक नहीं पढ़ पाए, इसका मतलब है सिंधु सभ्यता के लोग पढ़े लिखे थे, साक्षर थे, अनपढ़ नहीं थे, लेकिन इसे आज तक हम नहीं पढ़ पाए। इस प्रकार आपको ध्यान रखना, ये आपकी विशेषता हुई। और सामान्यतः आप जानते कि सिंधु सभ्यता के जैसे मुख्य फसल पूछते हैं तो सिंधु सभ्यता की मुख्य फसल आ जाए तो सिंधु सभ्यता थोड़ा सा मैं उसके बारे में बता दूं, और 2 मिनट सही। जैसे क्वेश्चन पूछता है सिंधु सभ्यता की मुख्य फसल कौन सी है, एक प्रश्न ये आ गया। सिंधु सभ्यता की महत्वपूर्ण फसल कौन सी है, एक क्वेश्चन आ गया। सिंधु सभ्यता का मुख्य खाद्यान्न क्या है, ये 3 प्रश्न हो गए, ठीक है। एक क्वेश्चन बता दूं, और सिंधु सभ्यता का मुख्य व्यवसाय क्या था? ये कन्फ्यूजन के प्रश्न हैं, इन्हें हम गलती कर देते हैं। तो सिंधु सभ्यता की मुख्य फसल आपको ऑप्शन में 4 रखेगा। सिंधु सभ्यता की मुख्य फसल आपको आंसर कपास करना है, जिसे यूनानियों ने सिंडन कहा था। सिंधु नदी के किनारे क्षेत्र, और इस प्रकार सर्वाधिक यहाँ कपास का
उपजाऊ होती थी, कपास सबसे ज़्यादा बोई जाती थी, इसलिए इसे मुख्य फसल कहते हैं। और महत्वपूर्ण फसल आपको आ जाए तो आपको गेहूँ करना, यदि 2 महत्वपूर्ण फसल आ जाए, दूसरी भी पूछे तो आपको जो करना है, केवल एक ऑप्शन में अलग कर दे तो आपको आंसर गेहूँ कर देना। इसका मतलब क्या हो गया? मुख्य फसल का मतलब है, जैसे हम अपने भरतपुर की क्षेत्र में लेते हैं तो भरतपुर की बताओ मुख्य फसल क्या है? सरसों। सरसों खामे तो ना है। अर्थात कहने का मतलब है इनका जो मुख्य व्यवसाय था वो व्यापार करना था। कुछ किताबों में कृषि करना लिख रखा है, गलत है। कृषि करना तो उत्तर वैदिक काल में आएगा। उत्तर वैदिक काल के व्यक्तियों का मुख्य व्यवसाय कृषि करना था, जबकि सिंधु सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय व्यापार करना था। और सर्वाधिक जो उद्योग था वो सूती वस्त्र उद्योग था। और सूती वस्त्र उद्योग चलाने के लिए क्या चाहिए? कपास चाहिए। तभी तो कहते हैं भारत का सबसे प्राचीन उद्योग सूती सिंधु सभ्यता से चला रहा है, इसलिए सर्वाधिक कपास बोया जाता था। लेकिन यदि दूसरा व्यवसाय पूछें तब आपको कृषि करना पूछेगा। अर्थात यदि गौण व्यवसाय, इनका गौण व्यवसाय क्या था? गौण व्यवसाय पूछें जब आपको आंसर कृषि करना, लेकिन मुख्य व्यवसाय इनका व्यापार करना ही था। इस प्रकार सर्वाधिक कपास उगाते थे। जैसे भरतपुर में मुख्य व्यवसाय सरसों है और खाने के लिए कुछ खेतों में हम गेहूं कर देते हैं, इसी प्रकार यहाँ भी था। तो कुछ खेतों में गेहूं कर देते थे और सर्वाधिक खेतों में कपास किया जाता था, इसलिए महत्वपूर्ण फसल अर्थात गेहूँ और जौ मानी गई। लेकिन मुख्य खाद्यान्न पूछे सर्वाधिक क्या खाया जाता था, तो सर्वाधिक यहाँ गेहूँ खाया जाता था। ठीक है, इस प्रकार ये हमने टॉपिक आज सिंधु सभ्यता का पूरा आपका टॉपिक ख़त्म हुआ। तो सिंधु सभ्यता की ज़्यादा गहराई मैंने विशेषता नहीं कराई, लेकिन आपके क्वेश्चन इसमें से मिलते हैं। इस प्रकार कल भारतीय इतिहास में कल से वैदिक सभ्यता आपकी चालू हो जाएगी। नमस्कार।